सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के मेन जो होते हैं वो दो पार्ट सबसे ज़्यादा मेन रहते हैं हमारे। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट हैं? एक पार्ट है वाइंडिंग या कॉइल और दूसरा पार्ट है कोर। ठीक है, ये दो हमारे सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होते हैं। पहले अपन लोग देख लेते हैं वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, कि वाइंडिंग के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सपोज मान लो ये मैं एक छोटा सा ऐसा ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ। ये अपना हो गया एक ट्रांसफार्मर, इसमें ये ऐसे वाइंडिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, तो ये दो वाइंडिंग्स रहती हैं। ये दोनों वाइंडिंग्स में से एक तरफ जहाँ पर सोर्स कनेक्टेड रहता है वो हम लोग कहते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी तरफ जहाँ पर लोड कनेक्टेड रहता है वो कहलाती है अपनी ये वाली जो वो कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में क्या होता है कि वाइंडिंग का मेन पर्पस होता है करंट को कैरी करना, अपने इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करना। तो ये हमारा करंट को मेनली कैरी करने का काम करती है। प्राइमरी से यहाँ से करंट जाता है, वो इस मैग्नेटिक पाथ के थ्रू ऐसे होता हुआ सेकेंडरी में पहुँचता है, फिर यहाँ से वो करंट के रूप में उसको लोड को अपनी पावर को दे देता है। ठीक है, तो हमारे इसका मेन पर्पस क्या है? करंट का। अब जो कॉइल होती हैं उनमें करंट फ्लो होने के कारण एक पावर लॉस होता है, वो कहलाता है आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, ये क्या है? पावर लॉस, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, जो कहलाता है कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस के रूप में टर्म किया जाता है और ये कॉपर लॉस कहलाता है। तो हमारे जो कॉइल का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको चूज करने का जो हमारा मेन उद्देश्य जो रहता है, जो हमारा मेन एम रहता है, वो इस कॉपर लॉस को कम करने का रहता है। तो कॉपर लॉस को हम कम कैसे कर सकते हैं? तो हम इस वाइंडिंग को ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम हो, कम से कम हो। हम कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पर। तो ये इस पर तो हमारे कंस्ट्रेंट रहते हैं कि हम लेंथ और एरिया को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते, तो हम मटेरियल को चेंज करते हैं। तो हम लोग ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी लो हो। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल हम चूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए जिसकी रेजिस्टिविटी लो हो, और जनरली कॉपर जो होता है वो बेस्ट मटेरियल होता है। कॉपर की वाइंडिंग हम लोग जनरली यहाँ पर यूज़ करते हैं। कई जगहों पर सिल्वर की वाइंडिंग भी यूज़ होती है, कई जगह पर एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है। तो इस प्रकार से मेन हमारा एम रहता है कि ऐसी वाइंडिंग यूज़ हो जिसमें रजिस्टिविटी जो है उस वाइंडिंग की, उस मटेरियल की कम से कम हो। ठीक है, एक और चीज़ रहती है कि ये जो देखो वाइंडिंग जो रहती है ये बहुत पास पास में लपेटी हुई रहती है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग्स जो होती हैं ये आपस में इंसुलेटेड रहती हैं, और ये आपस में इंसुलेटेड रहती हैं, साथ ही साथ कोर से भी इंसुलेटेड रहती हैं। तो इनमें इंसुलेटिंग मटेरियल इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि ये सेल्फ इंसुलेटिंग भी रहें और कोर के साथ भी इंसुलेटेड रहें। ठीक है, तो इस प्रकार की वाइंडिंग का हम लोगों को पर्टिकुलरली ये ख्याल रखना पड़ता है कि द वाइंडिंग्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द कोर। ठीक है, जनरली ये जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, जो हम इन दो अलग अलग लिम्ब में जो देखते हैं वाइंडिंग को कि प्राइमरी वाइंडिंग इस तरफ, सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरफ, तो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। बल्कि होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में यहीं पर प्राइमरी वाइंडिंग भी रहती है और यहीं पर सेकेंडरी वाइंडिंग भी रहती है। यहाँ पर प्राइमरी भी रहती है और यहाँ पर सेकेंडरी भी रहती है, ताकि हम लीकेज फ्लक्स को कम से कम कर सकें। तो जो कोर के पास में जो रहती है, सबसे पहले कोर के ऊपर में जो वाइंडिंग लगी रहती है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग रहती है, और फिर लो वोल्टेज के ऊपर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बाउंड किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग रहती है ये, कॉन्सेंट्रिक
वाइंडिंग रहती हैं, मतलब एक ही कोर के ऊपर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग और फिर उस लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जैसे मान लो ये कोर का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर पहले रहेगी लो वोल्टेज वाइंडिंग और फिर उसके ऊपर रहेगी अपनी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग रहती है, तो ताकि लीकेज फ्लक्स जो है हमारा कम से कम हो सके। ठीक है, ये हो गया वाइंडिंग के हिसाब से। अब दूसरा जो हमारा मेन जो आता है वो रहता है कोर। ठीक है, कोर कैसा रहता है? तो कोर जो रहता है वो मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड करता है हमको, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से फ्लक्स जो है वो प्राइमरी से क्रिएट होता है और सेकेंडरी तक जाता है, ये ऐसा करके। ठीक है, तो हम ऐसे मटेरियल का चूज करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को अपने में से पास होने दे, मतलब जिसका रिलक्टेंस लो हो। रिलक्टेंस लो हो मतलब उसका परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को अपने में से परमिट कर सके। तो ऐसे मटेरियल का ही जनरली यूज़ किया जाता है। वो मटेरियल कैसा रहता है? तो जनरली हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है। यदि हम सिंपल आयरन का यूज़ करें, पहले आयरन के कोर यूज़ हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसमें लॉसेस ज़्यादा होते थे, उसमें परमिएबिलिटी कम होती थी, लॉसेस ज़्यादा होते थे। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, हमको एडवांस मटेरियल मिलते जा रहे हैं रिसर्च के कारण, तो हम लोग अब हाई ग्रेड स्टील का, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। कोर में क्या होता है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये कहलाता है योक। ठीक है, ये क्या कहलाता है? योक। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कहलाता है लिम्ब। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है लिम्ब। ठीक, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कहलाता है योक। तो ये हो गया हमारा कोर। कोर में जो होने वाले जो कोर है, कोर में मेनली दो टाइप के लॉस होते हैं। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, और इन दोनों लॉसेस को मिलाकर बोलते हैं कोर लॉस। ये दोनों लॉसेस कहां पर होते हैं? ये दोनों लॉसेस कोर में होते हैं। इस कोर में होने वाले लॉसेस हैं हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, पीएच और पीई। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस है। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम कैसे करते हैं? तो हिस्टेरेसिस लॉस जो है, इसको कम करने के लिए आप लोग मटेरियल अच्छा यूज करते हैं, जो अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, और भी एडवांसमेंट कंटिन्यू हो रहे हैं ताकि हमको और अच्छा स्टील जो है वो कंटिन्यू आ रहा है मार्केट में, तो उसके कारण और भी इसका हिस्टेरेसिस लॉस कम होता जाता है। अब दूसरा आता है एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस जो होता है पीई, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थिन लेमिनेशंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? थिन लेमिनेशंस का यूज करते हैं। बहुत पतले पतले लेमिनेशंस। ये देखिए, ये हमारा कोर था, तो उस पर ये ऐसे पतले पतले लेमिनेशंस, यहाँ पर ये एक लेमिनेशन हुआ, ये वाला दिख रहा है, फिर ये उसके बाजू में दूसरा लेमिनेशन हुआ, ये दूसरा लेमिनेशन हो गया। ऐसे करके बहुत पतले पतले कई सारे लेमिनेशंस का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये कई सारे लेमिनेशंस दिख रहे हैं। तो काफ़ी पतले पतले लेमिनेशंस को एक साथ रख के उसको स्टैक करते हैं। ठीक है, उसकी स्टैकिंग करते हैं और उसके बाद फिर उनको एक साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो बहुत थिन लेमिनेशंस यूज़ करने से जो होता है थिकनेस कम हो जाती है, और थिकनेस कम होने से एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं थिकनेस पे। तो इसी कारण अपन थिन लेमिनेशंस यूज करते हैं। थिन लेमिनेशंस की स्टैकिंग करते हैं, उनको पास पास ला करके जोड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा कोर में क्या रहता है कि थिन लेमिनेशंस यूज हो रहे हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, और हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का यूज हो रहा है टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब ये जो थिन लेमिनेशंस होते हैं, जो बहुत हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि थिन लेमिनेशंस यूज कर रहे हैं हम लोग, इनकी जो थिकनेस होती है वो 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में होती है। ठीक है,
और ये आपस में इंसुलेटेड रहते हैं वार्निश के द्वारा। ये सभी लेमिनेशंस आपस में इंसुलेटेड रहते हैं ताकि एक का एडी करंट दूसरे तक हम लोग का न पहुंच पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा कोर। तो एक हो गई हमारी वाइंडिंग और दूसरा हो गया हमारा कोर। अब कोर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है वो दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स मेनली होते हैं। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर, तो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या क्या होते हैं अपन देखते हैं कि व्हाट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें वाइंडिंग कैसी रहेगी, ये ऐसी रहेगी। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोर। हमारा ये पोर्शन जो है ये क्या होगा, ये रहेगा कोर। ठीक है, तो इसका मेन जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको जरूर नोट करेंगे, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। वाइंडिंग जो है वो कोर को सराउंड करके रखती है। द कोर इज इंसर्कल्ड बाय द वाइंडिंग, कोर इज इंसर्कल्ड बाय वाइंडिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, तो ये एल शेप में दो हम लोग इसके पार्ट्स लेते हैं। ठीक है, ये एक एल शेप हुआ, ये दूसरा एल शेप हुआ, और उन दोनों को पास पास में ले जाकर फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बनता है दो एल शेप के पार्ट से मिलकर के हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर बनता है। ठीक है, दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो रहता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, वो ऐसा होता है। उसमें कैसे रहती है वाइंडिंग्स, उसमें वाइंडिंग्स इस हिसाब से रहती है। ये एक तरफ होगी प्राइमरी वाइंडिंग, एक तरफ हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसमें ये दो मैग्नेटिक पाथ हैं। फ्लक्स के लिए दो पाथ हैं, एक इधर से हमारा फ्लक्स जा सकता है ऐसा, और दूसरा जो हमारा फ्लक्स है वो इस तरफ से जा सकता है ऐसा। तो फ्लक्स के लिए कितने पाथ हैं, यहाँ पर दो पाथ हैं। ठीक है, एक फ्लक्स का पाथ इस तरफ से है और एक फ्लक्स का पाथ इस तरफ से है। इसमें अपन खास बात क्या देखते हैं कि ये हमारी वाइंडिंग्स है और ये हमारा पूरा कोर है। ये देखो ये क्या है, ये कोर है। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। इसमें कोर सराउंड्स द वाइंडिंग होता है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या था, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर है। यहां पर वाइंडिंग थी, उसके अंदर में कोर था। यहां पर ये पूरा ऐसा कोर है और उसके अंदर में वाइंडिंग है। तो द वाइंडिंग्स आर इनसर्कल्ड बाय द कोर। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो इसको बनाने का तरीका सिंपल है। ये एक ई टाइप रहता है और एक आई रहता है, और इसको यहां से अपन लोग पास पास मिला करके फिर ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है शेल टाइप का ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। मेन दो पार्ट रहते हैं, कोर और वाइंडिंग। कोर के बारे में मैंने बता दिया, पूरा डिस्कस किया है, और वाइंडिंग के बारे में भी हमारा पूरा डिस्कशन हो गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनको अपन यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हमारे स्टडी के लेवल। ठीक है, जिसमें मेन चीज रहता है, एक तो रहता है टैंक रहता है, एक ऐसा हमारा कवर रहता है जिसके ऊपर में ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग को लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर का ऑयल रहता है। ठीक है, उसके अलावा बुशिंग्स होती हैं जहां से वाइंडिंग्स बाहर निकलती हैं, और पुशिंग के कारण वो जो है उसमें सपोर्ट करके रखते हैं वाइंडिंग्स को, जब ट्रांसफार्मर के कवर से बाहर निकालते हैं तो।
और ये ट्रांसफार्मर के कवर से वाइंडिंग को इंसुलेट करने का काम करती हैं। ऐसे करके ट्रांसफार्मर में और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। बुकहोल्स रिले होती है, कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर होता है, ठीक है। तो अभी हमको वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अभी हमारा जो मेन जो उसके ऑपरेशन के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से जो रिलेटेड था वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थैंक यू।